नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। चलिए, आप सभी का सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो आज की क्लास में देखेंगे वर्ड क्या है, व्हाट इज कॉल्ड वर्ड, व्हाट इज कॉल्ड फ्रेज, व्हाट इज कॉल्ड क्लाउज, या फिर व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। आज इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। इन सभी टॉपिक पे बात करने से पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, उन सभी को हम लोग आज रिवीजन भी कर लेते हैं, राइट। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास ले चुके हैं। अगर जॉन भी स्टूडेंट नहीं ले पाए हैं, जॉन भी भाई मेरे लोग नहीं ले पाए हैं, वो जाइए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे, वहाँ पे जाके आराम से वॉच कीजिए और अपनी नॉलेज को इन्हांस कीजिए, राइट। तो चलिए, अभी जो हम लोग बात करेंगे वो वोकैब सॉरी वर्ड मीनिंग, यानी वर्ड, कोई भी वर्ड कैसे बनता है, ठीक है ना। इससे पहली वाली क्लास में हम लोग बात किए थे अल्फाबेट क्या है, फिर बात किए अल्फाबेट के बाद आपका लेटर क्या होता है, वर्ड मीनिंग क्या होता है, यानी वर्ड क्या होता है। लेटर, अभी तो वर्ड, ऐसे वर्ड पे हम लोग डिस्कस नहीं किए, वो लेटर में ही रहे हैं। लेटर के टाइप्स और फॉर्म्स, टाइप्स में क्या, फॉर्म्स में क्या, ठीक है ना। उसी तरह आप अल्फाबेट में क्या, बिल्कुल इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग बात किए थे, ठीक। और आज की जो क्लास होने जा रही है आप लोगों का, वो आपका होने जा रहा है यानी वर्ड, वर्ड के बेस्ड पे वर्ड क्या है, वर्ड क्या है यानी शब्द। इसका हिंदी क्या होता है, शब्द, बिल्कुल। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था लेटर के बारे में, तो लेटर क्या था एक बार हमें आप लोग रिवीजन करवा दीजिए, मेमोराइज करवा दीजिए, ताकि हमारा भी भला हो सके। क्या, देखिए, हम लोग जो यानी लेटर के बारे में बात किए थे, तो लेटर क्या था, स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई था इंग्लिश लैंग्वेज का, बिल्कुल। इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था लेटर। जब फिर अल्फाबेट क्या था, तो अल्फाबेट क्या होता है कि वर्णमाला, यानी वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, और ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। वर्ण का समूह होना चाहिए, वर्णमाला। और अल्फाबेट कितने हैं सर, एक अल्फाबेट है। अल्फाबेट कितने हैं, देयर आर ओनली 1 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। इन इंग्लिश में केवल और केवल एक ही अल्फाबेट है, और इस अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, बिल्कुल। और ये होता था लेटर्स बेस्ड ऑन रिटन और बेस्ड ऑन साउंड। बेस्ड ऑन रिटन पे लेटर हो जाती थी 26, जबकि बेस्ड ऑन साउंड पे लेटर हो जाती थी कितना, 44, बिल्कुल। 26 लेटर्स है बेस्ड ऑन रिटन, जबकि 44 बेस्ड ऑन साउंड लेटर है, बिल्कुल। अब बेस्ड ऑन रिटन में जो लेटर होती थी उसका हो जाता था टाइप्स और फॉर्म्स। टाइप्स में आपका क्या था कि वो टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर के 2 प्रकार हैं, एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट, बिल्कुल। और जबकि हमारा फॉर्म्स जो हो जाता था वो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स के कितने फॉर्म्स हैं सर, 4 फॉर्म्स है, यानी 4 रूप हैं। कौन कौन सा रूप था आपका, कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर, तीसरा कर्सिव लेटर, और चौथा प्रिंटेड लेटर। यानी फॉर्म्स में भी 4 आपका हो गया और टाइप्स में भी 2 हो गया। लेटर का टाइप्स और फॉर्म्स होता है। बेस्ड ऑन रिटन पे लेटर की संख्या कितनी है, 26 है, जबकि बेस्ड ऑन साउंड इस 26 लेटर को हम लोग 44 साउंड की को, मतलब 44 तरह से हम लोग यूज करते हैं, 44 तरह से हम लोग साउंड निकालते हैं इसको।
अब जो बात करते थे कि हम लोग जो निकाले थे लेटर, यानी लेटर जो 26 था उसमें टाइप्स जो हम लोग निकाले हैं क्या क्या, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। इसमें वॉवेल्स कितनी होती हैं बेस्ड ऑन रिटर्न, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बेस्ड ऑन रिटर्न। तो हो जाता है वॉवेल की संख्या आपका बेस्ड ऑन रिटर्न 5। और कौन कौन सा वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, ये मेरा वॉवेल्स हो गए बिल्कुल बेस्ड ऑन रिटर्न। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी थी बेस्ड ऑन रिटर्न, यानी कॉन्सोनेंट की संख्या भी 21 हो गया बिल्कुल, 21 + 5 यानी 26। इस 21 में कौन कौन सा था, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, ए ई आई ओ यू को स्किप कर दीजिए, और जो रेस्ट बच गया वही मेरा क्या होता था, कॉन्सोनेंट होता था बिल्कुल, वही मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब इसमें भी बात आती है, कॉन्सोनेंट में भी बात आती है। एक होता है प्योर कॉन्सोनेंट, राइट, प्योर कॉन्सोनेंट एकदम जो शुद्ध कॉन्सोनेंट है, जिसको वोवेल से कोई मतलब नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं प्योर कॉन्सोनेंट। और प्योर कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हो जाती है सर, 19 हो जाती है, 19 हो जाती है प्योर कॉन्सोनेंट की संख्या। और वो जो प्योर कॉन्सोनेंट है 19, उस 19 प्योर कॉन्सोनेंट में हो जाता है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी। अब देखिए डब्ल्यू होगा नहीं, एक्स बिल्कुल, वाई नहीं, जेड। ओके, अब मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आखिर डब्ल्यू को क्यों छोड़े और वाई को क्यों छोड़े। तो मेरे भाई डब्ल्यू और वाई जो है हो जाता है आपका सेमी वोवेल्स। तो बात यहाँ क्लियर हो गई कि 21 कॉन्सोनेंट में 19 कॉन्सोनेंट प्योर कॉन्सोनेंट है, जबकि रेस्ट कॉन्सोनेंट जो बच जाता है वो आपका हो जाता है कितना, 2 कॉन्सोनेंट जो बचता है डब्ल्यू और वाई, ये डब्ल्यू और वाई जो है हमारा सेमी वोवेल्स है। मतलब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेमी वोवेल मेरा कौन कौन सा हो जाता है, सेमी वोवेल्स मेरा हो जाता है डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू वाई जो है मेरा क्या है सर, सेमी वोवेल है, डब्ल्यू वाई और मेरा क्या है, सेमी वोवेल है। तो इससे हम क्या कहें, दो मेरा सेमी वोवेल बन गया। अब ऐसा इसलिए कि ये कभी कॉन्सोनेंट की तरह यूज होता है और ये कभी सेमी वोवेल की तरह यूज होता है, तो इसे हम क्या कह दिए, वोवेल्स, बिल्कुल सेमी वोवेल्स। और ये दो अब प्लस 19, टोटल कितना हो गया सर 21। इस 21 को हम लोग क्या कह दिए, कॉन्सोनेंट। इस 21 को हम लोग क्या कह दिए, कॉन्सोनेंट। बिल्कुल हमारा कॉन्सोनेंट की बात क्लियर आ गई, समझ आ गई बिल्कुल। और सेमी वोवेल भी हमें अच्छे से समझ आ गया, वोवेल्स भी हमें अच्छे से समझ आ गया, यानी टाइप्स और फॉर्म्स लेटर को अच्छे से समझ आ गया। अब जब लेटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, जान गए, पहचान गए लेटर को अच्छे से, फॉर्म्स टाइप्स हर वो तरह से, हर वो एंगल्स, ठीक। तो बात आती है, यानी आप जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश क्या है भाई, लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी है, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, और साथ साथ क्या है भाई, ये सब्जेक्ट भी है, लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है। इंग्लिश लैंग्वेज भी है और साथ साथ सब्जेक्ट भी है। अब यहाँ पे देखिए, इंग्लिश क्या हुआ, लैंग्वेज हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना पड़ा, इसमें हम लोग को सबसे पहला पढ़े अल्फाबेट, जिसका हिंदी
वर्णमाला। अल्फाबेट के बाद हम लोग क्या पढ़े? लेटर। लेटर के बाद हम लोग क्या पढ़े? लेटर के बाद हम लोग क्या पढ़े? यानी वर्ड। पढ़े हैं नहीं? पढ़ेंगे बिल्कुल। और वर्ड के बाद क्या होता है? फ्रेज। फ्रेज के बाद क्या होता है सर? क्लाउज। और क्लाउज के बाद क्या होता है मेरे भाई? सेंटेंस। बताइए, यहां तक हमें आना है तब हमारी बेसिक नीड क्लियर होगी। जो बेसिक जरूरत होती है इंग्लिश को पढ़ने के लिए वो यहां तक आने में आपका खत्म होगा, लेकिन अभी खत्म नहीं होगा। सेंटेंस को भी डीपली में पढ़ना पड़ेगा। आखिर सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सेंटेंस का कौन कौन सा पार्ट्स होता है, बिल्कुल वो हर चीज को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो देखिए, अल्फाबेट हमें समझ आ गया था और लेटर हमें समझ आ गया अच्छे से। अब हमें देखना है वर्ड, और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज वर्ड से। ये सारी क्लास जितनी भी थी ये हमारी पिछली क्लास का रिवीजन था। आई होप आप लोगों को रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, एक बार अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं अब, और हम लोग वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ड के बारे में, बिल्कुल वर्ड के बारे में हमें देखना है। तो हम लिख सकते हैं क्या? द मीनिंग that comes out of the meaning that comes out of writing letters together. The meaning that comes out of writing letters together is called word. वर्ड का जो डेफिनेशन है वो क्या हो रहा है कि द मीनिंग दैट कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर इज कॉल्ड वर्ड। शब्द यानी मीनिंग जो कई शब्दों को कहता है ना, दैट कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर, यानी कई अक्षरों को साथ साथ लिखने से जिसका एक मीनिंग निकल के आता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। द मीनिंग दैट कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर इज कॉल्ड वर्ड। सिंपल सा डेफिनेशन, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। अब एक चीज हमें देखना है, क्या बोला? द मीनिंग, वो मीनिंग होनी चाहिए दैट कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर, मतलब कि कई अक्षरों को साथ साथ लिखने से उसका जो मीनिंग निकलता है वही मेरा क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं एक चीज और, पहले तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, जिसे मान लीजिए बुक, बिल्कुल। अब क्या बोले? द मीनिंग दैट कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर, कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर। टुगेदर मतलब होता है के साथ साथ। राइटिंग लेटर्स, लेटर को जो हमें लिखना है ना वो साथ साथ लिखना है,
और साथ साथ लिखने से जो उसके बाद उसका मीनिंग आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। और वो मीनिंग जो आना चाहिए एकदम करेक्ट आना चाहिए। अब देखिए, बी मेरा लेटर है, ओ मेरा लेटर है, ओ मेरा लेटर है और के मेरा लेटर है। इन सभी को साथ साथ लिखने से क्या बन गया, बुक। क्या बना, बुक। और इसका हिंदी क्या होता है भाई, किताब। ठीक, इसका हिंदी किताब हुआ, यानी बुक। उसी तरह BENCH, बेंच। अब देखिए, BENC और H, ये सारा मेरा क्या है, सर लेटर है। सारा मेरा क्या है, लेटर है। और इन सभी लेटरों को हम लोग क्या कर दिए, साथ साथ लिख दिए। और साथ साथ लिखने से इसका जो मीनिंग आया यही मेरा क्या कहलाया, सर वर्ड कहलाया। क्या कहलाया, वर्ड, यानी शब्द। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे भाई वर्ड को समझने में? बस सिंपल सा माइंड में एक याद रखना है कि कई अक्षरों को मिलाकर लिखने से जो उसका मीनिंग निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। इंग्लिश में द मीनिंग दैट कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर, अक्षरों को साथ साथ लिखने से जिसका मीनिंग सही सही निकले वही मेरा क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इफ या बट वाली बात नहीं। अच्छे से आपको समझ आया होगा क्या? तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। अच्छा, नोट डाउन करने से पहले एक बात को और हम लोग को माइंड में रखना है कि हमने आपको बोला या फिर इस डेफिनेशन के अनुसार द मीनिंग दैट कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर, वो मीनिंग जो कई अक्षरों को साथ साथ लिखने से जो आता है। बिल्कुल। तो आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो ये कि क्या एक अक्षर मेरा एक शब्द बन सकता है? एक अक्षर एक शब्द मेरा बन सकता है? आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए यस सर, एक लेटर भी एक वर्ड मेरा हो सकता है। एक लेटर भी मेरा एक वर्ड हो सकता है। बट डेफिनेशन में हमने बोला है द मीनिंग दैट कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर, मतलब ये कि कई अक्षरों को मिला करके इसका जो मीनिंग निकलेगा वही मेरा शब्द कहलाएगा। बट हमने अभी आपको पूछा कि एक अक्षर मेरा एक शब्द हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए ना, आई, आई मेरा ओनली वन वर्ड है, ओनली वन लेटर है। और आई मीन्स क्या निकलता है, इसका मतलब क्या निकलता है सर? इसका मतलब निकलता है मैं। तो कहने का मतलब जिसका मीनिंग सही सही निकल जाए उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। चाहे वो राइटिंग लेटर्स टुगेदर हो, अक्षरों के साथ साथ लिखने से उसका मीनिंग निकलता हो, या ओनली वन वर्ड हो, ओनली वन लेटर हो, या ओनली वन लेटर हो, तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा, वन वर्ड कहलाएगा। इसे पहले लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक चीज यहां पे लिखिए, देयर मस्ट बी at least one vowel and one consonant. There must be at least one vowel and one consonant to form
to form a word. There must be at least one vowel and one consonant to form a word. अगर more than one letter से अगर मिल के कोई वर्ड बन रहा हो तो उस वर्ड में कम से कम एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। वॉवेल तो समझ रहे हैं, कम से कम एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। बिल्कुल। एक और यहाँ पे लाइन लिखना है, इसे मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे one letter can be a one word. एक अक्षर भी मेरा एक शब्द हो सकता है, एक अक्षर भी मेरा एक शब्द हो सकता है। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में आई, इसका हिंदी बोले तो मैं। ए, इसका हिंदी बोले तो एक। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए आई एम ए स्टूडेंट। ठीक। अब देखिए आई वन वर्ड है, वन वर्ड है। क्या इसका मीनिंग निकलता है? यस सर, इसका मीनिंग निकलता है। और मीनिंग क्या निकलता है? मैं। वन वर्ड हो गया। अब हम यहाँ आपको बोले थे कि देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन वॉवेल एंड वन कॉन्सोनेंट, वन वॉवेल एंड वन कॉन्सोनेंट टू मेक अ फॉर्म, टू मेक अ वर्ड। एम, ए और एम, क्या मेरा ये वर्ड है? सर बिल्कुल वर्ड है, बिल्कुल वर्ड है। अब हम यहाँ पे फिर बोले थे आपको वन लेटर कैन बी अ वन वर्ड, एक लेटर भी एक मेरा शब्द हो सकता है। तो बताइए इसका भी एक मीनिंग निकल रहा है, एक। ये भी मेरा वन वर्ड है। और एक वर्ड का जो हम लोग डेफिनेशन देखे थे, वर्ड का क्या डेफिनेशन देखे थे कि राइटिंग लेटर्स टुगेदर, यानी दैट मीनिंग कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर, राइटिंग लेटर्स टुगेदर। हम लोगों ने लेटर को साथ साथ लिखा और इसका जो मीनिंग निकला वो क्या निकला? विद्यार्थी, स्टूडेंट निकल गया। तो मतलब एक एग्जाम्पल में ये तीनों डेफिनेशन फुलफिल हो गया। क्या फुलफिल हो गया? वर्ड का डेफिनेशन, द मीनिंग दैट कम्स आउट ऑफ राइटिंग लेटर्स टुगेदर इज कॉल्ड वर्ड। बिल्कुल। वन वर्ड कैन बी अ वन वर्ड, ये भी बात सही है, एक अक्षर भी मेरा एक शब्द हो सकता है। चलिए दूसरी बात कहता है कि देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन वॉवेल एंड वन कॉन्सोनेंट, देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन वॉवेल एंड वन कॉन्सोनेंट टू फॉर्म अ वर्ड। एक वर्ड होने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए कि एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट का होना सख्त जरूरत है, बहुत ही ज्यादा नीड है। अगर नहीं होगा तो फिर मेरा वो वर्ड नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। तो इसे आप लिखिए। अच्छा, कोई हमें ये बताएंगे कि इसमें इस पूरे में कितना वर्ड है? एनीबडी? एनीबडी? सर एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड और एक चार वर्ड। इस सेंटेंस में मेरा कितना वर्ड हुआ? चार वर्ड। बिल्कुल। इसे लिख लीजिए आप लोग। चलिए इसको इसे मिटाते हैं।
वर्ड के बारे में हम लोगों ने अच्छे से देखा, जाना, पहचाना, हर वो चीज़ को देखें, हर वो डिटेल में देखें, आखिर वर्ड मेरा कैसे बना, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या 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 चीज़ है, वो हर चीज़ हम देखें यहाँ पे। बिल्कुल वर्ड के बारे में देख ली। अब जो वर्ड के बाद आता है, यानी वर्ड के बाद अब आएगा सर फ्रेज। फ्रेज क्या चीज़ होती है हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद रिटर्न करेंगे। फ्रेज, फ्रेज मतलब आप लोग कभी सुने होंगे लोककित्तियाँ, यानी मुहावरा एवं लोककित्तियाँ। हिंदी में नाच ना जाने अंगना टेढ़ा, बिल्कुल अधजल गगरी छलकत जाए, जबरदस्त, ठीक ना। आंखें चार होना, बिल्कुल दिन रात एक करना, 9 2 11 हो जाना, कितना मजेदार फ्रेज है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेज, यानी मुहावरा, यानी हिंदी में मुहावरा कहते हैं। मतलब नजरें कहीं और, निशाना कहीं और, कहना आपको है बट करना, सॉरी करवाना आपसे है लेकिन कहना उसको है। यही होती है फ्रेज। और फ्रेज का कोई अपना मीनिंग नहीं होता, इट हैज नॉट अ कंप्लीट मीनिंग। इसका जो है अपना कंप्लीट मीनिंग है ही नहीं। मोर देन वन वर्ड, एक शब्द से अधिक रहते हैं, नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इट हैज नॉट अ सब्जेक्ट नॉट अ वर्ब, इसमें ना सब्जेक्ट रहती है ना वर्ब रहती है। बात समझ गए। यानी फ्रेज का क्या क्या क्राइटेरिया है, फ्रेज का हिंदी, सर फ्रेज का हिंदी मुहावरा। इसका डेफिनेशन क्या क्या हो सकता है। फ्रेज जो है, फ्रेज का जो लक्षण है, यानी फ्रेज होने के लिए जो गुण है, वो गुण होना चाहिए कि मोर देन वन वर्ड, एक से अधिक शब्द होना चाहिए। इट हैज नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, इसका ना कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। इट हैज नॉट अ सब्जेक्ट नॉट अ वर्ब, इसे ना सब्जेक्ट की जरूरत है ना वर्ब की जरूरत है, बस और सिर्फ मोर देन वन वर्ड। ध्यान हमेशा ये रखना है फ्रेज होने के लिए कि मोर देन वन वर्ड, नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं होनी चाहिए, वही मेरा क्या होगा, फ्रेज होगा। मतलब मोर देन वन वर्ड, नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड माय फ्रेज, दैट इज कॉल्ड फ्रेज, दैट इज कॉल्ड मुहावरा। बिल्कुल। अब फ्रेज के बाद आती है क्लाउज की, तो फ्रेज को पहले लिखते हैं। फ्रेज यानी मुहावरा, आराम से लिख सकते हैं पॉइंट वाइज में। पहले तो पहला, सबसे पहला बात सर, मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड। दूसरा बात, नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, मोर देन वन वर्ड, नॉट अ कंप्लीट मीनिंग। तीसरा बात, मोर देन वन वर्ड हो गया, नॉट अ कंप्लीट मीनिंग हो गया। तीसरा बात आपका हो गया नॉट अ सब्जेक्ट, नॉट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। आपके बात को जानना चाहिए ये बात कि अगर जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो जाए और जिस सेंटेंस में वर्ब हो जाए, वो मेरा सेंटेंस कहलाएगा, यानी वाक्य कहलाएगा। बिल्कुल। लेकिन फ्रेज होने के लिए क्या क्या चाहिए कि मोर देन वन वर्ड चाहिए ही चाहिए। अगर एक वर्ड रहे तो उसे आप तो वर्ड कह दीजिएगा, फ्रेज तो कहिएगा नहीं। तो एक वर्ड होना चाहिए, नहीं। मोर देन वर्ड होना चाहिए, यस। मोर देन वन वर्ड होना चाहिए, यस। नॉट अ सब्जेक्ट नॉट अ वर्ब, यस। नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, यस। कंप्लीट मीनिंग भी नहीं देगा,
तो वही मेरा क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में, माय टीचर, मेरा शिक्षक। अब बताइए, ये मेरा माय एक वर्ड यानी वन वर्ड, और एक वर्ड टीचर वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड, बिल्कुल मोर देन वन वर्ड, जबरदस्त। ठीक, अब इसका हिंदी क्या निकला सर, मेरा शिक्षक, मेरा शिक्षक। हम लोगों ने आपको फ्रेज होने के लिए क्या बोला, मोर देन वन वर्ड। चलिए एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, नॉट अ कंप्लीट मीनिंग। क्या कंप्लीट मीनिंग दे रहा, मेरा शिक्षक, मेरा शिक्षक क्या, क्या मेरा शिक्षक भाई, कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए ना। मेरा शिक्षक पढ़ाता बहुत अच्छा है, मेरा शिक्षक वहाँ है, या मेरा शिक्षक यहाँ है, या फिर मेरा टीचर बहुत लंबा है, मेरा टीचर टॉल है, कुछ भी चीज, बट कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। क्या यहाँ आप कंप्लीट मीनिंग दे पा रहे हैं, मेरा शिक्षक। सपोज इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन इट कि क्लास चल रही है, कोई स्टूडेंट आया बोला मेरा शिक्षक, मेरा शिक्षक क्या, सामने वाला शॉक रह जाएगा सुन के, यार मेरा शिक्षक क्या। तो ये कह सकता है स्टूडेंट, मेरा शिक्षक यहाँ पे आया है, या मेरा शिक्षक वहाँ है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ बोल देने से थोड़ी होता है, मेरा शिक्षक। तो इसलिए कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, मोर देन वन वर्ड है। अब देखिए, नॉट अ सब्जेक्ट नॉट अ वर्ब, फ्रेज में ना सब्जेक्ट होती है ना वर्ब होती है। तो सर कहाँ है, देख लीजिए, सब्जेक्ट है नहीं है, वर्ब है नहीं है, तो भगवान नहीं है, तो यही तो मेरा फ्रेज है। यही मेरा क्या है सर, फ्रेज। बस इतना बात ध्यान रखना है, मोर देन वन वर्ड, नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, नॉट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, और बाकी ये मेरा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। माय टीचर, मेरा शिक्षक। और भी वर्ड जोड़ के, दो वर्ड को लाइए, जोड़िए और लिखिए, वो मेरा क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। बट ध्यान वही रहना चाहिए इन सभी बातों को। अब फ्रेज भी बहुत टाइप्स के होते हैं, फ्रेज भी बहुत टाइप के होते हैं। तो फ्रेज को हम डिटेल्ड में यानी टाइप वाइज पढ़ेंगे जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होंगे, दैट टाइम वहाँ पे हम लोग फ्रेज को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, राइट। जैसे मान लीजिए, अगर सपोज हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन में नाउन फ्रेज को पढ़ लेंगे। सपोज मान लीजिए हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउन में प्रोनाउन फ्रेज पढ़ेंगे। फिर एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो एडजेक्टिव में एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ लेंगे। प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ लेंगे। एडवर्ब पढ़ रहे हैं, एडवर्बल फ्रेज पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग डिटेल्ड में टॉपिक वाइज यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल्ड में हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ाएंगे, उस समय हम लोग यहाँ पे फ्रेज के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि आखिर फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या होती है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, एडवर्बल फ्रेज क्या होती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होती है। तो समझ गए, उन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। बट अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रेज तक ही सीमित रहते हैं। एक दो और एग्जांपल अगर आपको लगता हो कि नहीं करनी चाहिए तो कर सकते हैं, डोंट वरी फॉर इट। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, रेड पेन, लाल कलम, ये भी मेरा फ्रेज ही है, ये भी मेरा सर क्या है, फ्रेज ही है। रेड पेन, देखिए वन वर्ड, सात सात वर्ड को हम लिख दिए, सात सात वर्ड को हम लिख दिए, क्या बना लिए सर, फ्रेज बना लिए। और फ्रेज का मतलब क्या होता है सर, मुहावरा होता है। दैट्स फिनिश। लिखना है, लिख लीजिए। चलिए इसे मिटाते हैं।
तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, यानी फ्रेज तक ही रखते हैं। फिर आगे हम लोग क्लाउज, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फिर जो बात आती है सेंटेंस की, क्लाउज के बाद सेंटेंस जो आएगा सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे, फिर वगैरह वगैरह बहुत सारा टॉपिक है। ज़्यादा करने पे मतलब वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, और हमें पता है आप लोग तो देखिएगा नहीं क्या। तो चलिए आप लोग देखिए, अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े इंग्लिश में। और बाकी दिन प्रतिदिन हम लोग इन्हांस ही करेंगे, मतलब इसमें हम लोग 4 चांद ही लगाएंगे, ना कि कम होंगे। बिल्कुल। तब तक स्मार्ट नाइट, पढ़ते रहिए मन से, दिल से पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त पढ़ते रहिए। थैंक यू।